समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सोशल मीडिया पर चल रही लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। अखिलेश यादव खुद मैदान में कूद पड़े हैं और शिवपाल यादव ने चेतावनी दी है कि अब वो केवल 99 गलतियों का इंतजार कर रहे हैं। 100वीं गलती करते ही वो मैदान में वो भी कूद पड़ेंगे और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक जो गर्मी दिखाई दे रही थी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, हालांकि वो बहुत ही शर्मनाक तरह की लड़ाई है, उसकी चर्चा नहीं की जा सकती। उसमें जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों तरफ से, समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की ओर से भी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इस तरह के बयानबाजी, इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं जिसको देखकर सोशल मीडिया पर किसी दो दलों के बीच में इस तरह की लड़ाई होगी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा, इस तरह के व्यक्तिगत निजी आरोपों से जितनी गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, इस तरह की लड़ाई होगी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन ये अब वक्त आ गया है और अब हम बात करते हैं कि इस तरह की लड़ाई के बाद अब अखिलेश यादव ने जिस तरह का एक नया रुख अख्तियार किया है, तो तरह तरह की चर्चाएं अब शुरू हो गई है कि 2024 का चुनाव चूँकि अब सबके सिर पर नाच रहा है और 2024 के हिसाब से ही अब सारी लड़ाई को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। 2024 के लिहाज से ही आगे की रणनीति को बनाने की कोशिश की जा रही है। 2024 के लिहाज से ही सामाजिक समीकरणों को जोड़ तोड़ करके बिठाने की कोशिश की जा रही है, मुद्दों की तलाश हो रही है और उन मुद्दों पर कैसे कौन कहाँ कब खड़ा होगा ये सब कुछ सोचा जा रहा है। तो हम इस अखिलेश यादव की इस लड़ाई के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि अखिलेश यादव आज की तारीख में कहाँ खड़े हैं। क्या अखिलेश यादव सचमुच 2024 की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला दे पाएंगे, ये सवाल भी है। और इन सवालों के साथ हम इस सवाल पर भी चर्चा करेंगे कि अखिलेश यादव की ज़मीनी ताकत क्या है। मैं आंकड़ों पर आधारित बात करूंगा, मैं लफाजी नहीं करता हूं, मैं हवाई बातें नहीं करता हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि ज़मीन पर किसकी ताकत कैसे बढ़ रही है, कौन से मुद्दे कितने महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं और किस तरह से सामाजिक संरचना, किस तरह से सामाजिक ध्रुवीकरण के प्रयोग चल रहे हैं और इस प्रयोग में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की क्या भूमिका बन रही है, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं और क्या क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं 2024 के लिहाज से, किस तरह से अपने मोहरे फिट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये पूरा वीडियो देखिएगा और तब आपको शायद समझ पाएंगे कि ज़मीन पर किस तरह की राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं और इससे किस दल को किस तरह का फ़ायदा और किसको कितना नुकसान हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है कुमार भवेश चंद्र और आप देख रहे हैं मेरा विशेष कार्यक्रम खबरों के आर पार। जो खबर आई थी सोशल मीडिया को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जिस तरह की धींगा मुश्ती चल रही थी, जिस तरह की बकझक चल रही थी, उसको लेकर मैं अगर बात कहूँ तो वो लड़ाई अब पीछे छूट जाएगी। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से नए सामाजिक संरचना की ओर कदम बढ़ाया है, उसकी चर्चा भी होने लगी है। क्योंकि 2-3 दिन पहले अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर के साथ 2022 के चुनाव से पहले भी उनकी बातचीत हुई थी, लेकिन वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन अब एक बार फिर से चंद्रशेखर के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात का संयोग बना है और इस मुलाकात के क्या मायने हैं ये भी हम चर्चा करेंगे। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव के किस तरह के रिश्ते आगे भविष्य में बन सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि जयंत चौधरी कांग्रेस की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक दिलचस्पी दिखाई थी। उनके कुछ नेता उसमें शामिल भी हुए थे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में, जब वो उत्तर प्रदेश में वो यात्रा आई थी। तो तरह तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन ज़मीन पर क्या हकीकत है उसको अगर समझना है तो आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ कंक्रीट बातें, कुछ ठोस बातें पता चलेंगी। ज़मीन पर जिस तरह से गतिविधियां चल रही हैं, ज़मीन पर जिस तरह से आधार है, जिस तरह की हलचल है, उससे आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति की क्या करवट ले सकती है। इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम शुरू से ही बात करते हैं 2022 के चुनाव में
जिस तरह से समाजवादी पार्टी के एक आधार में बढ़ोतरी हुई थी, 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम साबित हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इससे पहले इतने वोट कभी हासिल नहीं किए थे। समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में 32.6% वोट मिले थे, जो अब तक का सबसे बड़ा वोट शेयर था समाजवादी पार्टी को मिलने वाला। और ये वोट कैसे आया है समाजवादी पार्टी को, इसको भी समझने की ज़रूरत है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के वोटों में भी बढ़ोतरी हुई थी। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जरूर एक बड़ा फायदा हुआ था, उसका वोट प्रतिशत काफ़ी बढ़ा था। उसे उत्तर प्रदेश में 40% वोट मिले थे। लेकिन 2022 के चुनावों की अगर बात करेंगे तो 2022 के चुनाव में उसकी सीटें भी कम हुई थी और वोट प्रतिशत के रूप में अगर उसकी बढ़ोतरी देखी जाए तो महज 1.29% का वोट विस्तार हुआ उसका। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़ा अंतर था। समाजवादी पार्टी को 32.06% वोट मिले और ये अगर देखा जाए तो 17 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा था। अब सवाल है कि समाजवादी पार्टी को जो वोट प्रतिशत उसका बढ़ा, उसका जो वोटों का अंतर बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में वोटों का जो एक गैप कम हुआ, वो कैसे हुआ? तो जाहिर तौर पर बसपा के वोट और कांग्रेस के वोटों में कमी आई थी और ये सारे वोट जो विपक्ष के वोट थे वो सब समाजवादी पार्टी की झोली में जाता हुआ दिखाई दिया और इसीलिए समाजवादी पार्टी को एक बड़ा फायदा 2022 के चुनाव में दिखाई दिया। और इसी फायदे को अब इसी ज़मीन पर जो एक नया ये प्रयोग अखिलेश यादव का था, उस प्रयोग को अब आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव को जो दलित वोट मिले थे, 2022 के चुनाव में जो उनको गैर यादवों के जो पिछड़े वोट मिले थे, उन वोटों को वो अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं और इसी के लिए उनकी रणनीति एक नए सिरे से उनकी बिछाई जा रही है। और समाजवादी पार्टी देखा जाए तो 2024 के लिए उसने अभी से ही एक अपना कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। उसकी कोशिश ये है कि यादव और मुसलमान जो उसके साथ अभी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ आ गए हैं लगभग। चूँकि 22 के चुनाव में ये भी दिखाई दिया कि उनकी चाचा के साथ जब उनका एक समझौता हो गया तो उसके बाद यादवों में जो उनका बंटवारा हो गया था वोट, कुछ यादव वोट जो है समाजवादी पार्टी से बिखरकर हटकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए थे, वो वोट उनके पास फिर से आते हुए दिखाई दिए। तो यादव और मुस्लिम का जो गठजोड़ था उनका ये एक पूरा हुआ और मुस्लिम वोट उनके साथ इसलिए भी जुड़ा हुआ दिखाई दिया क्योंकि तब उस चुनाव में मायावती की स्थिति कमज़ोर थी और मायावती के प्रति मुसलमानों का एक तरह से समर्थन, मुसलमानों का भरोसा उस तरह से नहीं रहा जैसा पहले कभी मायावती के साथ मुसलमानों का भरोसा हुआ करता था। तो ये जो मुसलमानों का जो विलगाव था बसपा के साथ, वो अखिलेश यादव को आखिरकार उसने मदद की और अखिलेश यादव को के वोट बढ़े और उसके अलावा शेष जो है पिछड़ी जातियों के वोट भी अखिलेश के झोली में आए। अब ये समझना होगा कि राष्ट्रीय लोक दल के साथ जो उन्होंने समझौता किया, उन्होंने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ समझौता किया, उन्होंने अपना दल जो कृष्णा पटेल का ग्रुप है उसके साथ समझौता किया, कमेरावादी जो अपना दल कमेरावादी के नाम से जाना जाता है, महान दल के साथ उनका समझौता हुआ, जनवादी पार्टी, यानी छोटी पार्टियों को मिलाकर अखिलेश यादव ने ये जो करिश्मा किया 2022 में, उसी करिश्मे को वो आगे बढ़ाने के लिए 2024 में इसी तरह का जतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये समझना पड़ेगा कि 2024 के लिए अखिलेश का गेम प्लान क्या है, किस तरह से वो उनका गेम प्लान क्या सही दिशा में काम कर रहा है। तो अगर हम ये देखें कि अखिलेश यादव की अभी 2-3 दिन पहले जो उनकी मुलाकात हुई थी आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद से, चंद्रशेखर चूँकि कांशीराम की विरासत की राजनीति कर रहे हैं, ठीक है कि वो बसपा के साथ उनका उस तरह से मुकाबला नहीं हो पा रहा है वो, लेकिन एक दलितों की नई पीढ़ी में वो एक आकर्षण का केंद्र बिंदु बने हैं। और लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का अपना दावा है कि वो 86% की राजनीति कर रहे हैं, यानी दलितों के अलावा वो बहुसंख्यक जो बहुजन समाज है उसकी राजनीति वो कर रहे हैं। तो इस रूप में वो नौजवानों के बीच में लोकप्रिय हैं। और अब चूँकि अखिलेश यादव उनकी ओर आगे बढ़े हैं, 2022 के चुनाव में उनकी एक मुलाकात हुई थी आखिरी दिनों में, लेकिन उनके साथ उनका कोई तालमेल नहीं बन पाया था और आखिर में वो चुनाव से पहले उनका ये गठबंधन चूँकि पूरा नहीं हुआ। 2022 के चुनाव में जब अखिलेश यादव के साथ आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद का गठबंधन नहीं हो पाया,
तब वो उन्होंने 110 सीटों पर पूरे प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतार दिए और वो खुद गोरखपुर पहुंच गए थे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। योगी आदित्यनाथ को वो हरा तो नहीं पाए, उन्होंने मात्र 7,000 वोट हासिल किए, उनका जमानत भी जब्त हो गया, उनके तमाम प्रत्याशियों का जमानत जब्त हो गया। लेकिन उस चुनाव ने कम से कम उनको ये एक नज़रिया दे दिया कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर उनके कुछ फॉलोइंग्स हैं, उनके कुछ प्रशंसक हैं और दलितों का उनके तरफ जो खास तौर पे नौजवान हैं, जो युवक हैं, वो उनका झुकाव उनकी ओर है। और इसी आधार पर अखिलेश यादव उनसे करीबी बनाना चाहते हैं, उनके साथ जाना चाहते हैं। और इस पूरी कवायद में अगर देखा जाए तो जयंत चौधरी की भूमिका बड़ी भूमिका बताई जा रही है, क्योंकि जयंत चौधरी ने चंद्रशेखर आज़ाद को पिछले जब उपचुनाव हुए थे, मैनपुरी के उपचुनाव हुए थे, जब खतौली में चुनाव हो रहे थे, जब रामपुर में चुनाव हो रहे थे, विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे, जो सीट आजम खान को डिस्क्वालीफाई करने की वजह से खाली हुआ था, तो वहाँ पर भी उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को वहाँ पर भेजा था चुनाव प्रचार करने के लिए। और चंद्रशेखर आज़ाद ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो है आसिम रजा हैं, उनके पक्ष में मत एक तरह से उनको प्रचार किया था। तो ये जो चंद्रशेखर आज़ाद समाजवादी पार्टी के समर्थन में खड़े हुए हैं, ठीक है कि इसके पीछे एक भूमिका दिखाई दे रही है जयंत चौधरी की, लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक साथ आना चाहते हैं, एक साथ काम करना चाहते हैं। और 2024 के चुनाव में इस तरह से इनका गठजोड़ एक नए सिरे से कुछ नए रंग दिखा सकता है, इसकी एक संभावना आप सीधे सीधे दिखाई दे रही है। क्योंकि देखा जाए तो जैसा मैंने बताया कि क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ दलितों की नई पीढ़ी के लोग नौजवान उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ आ रहे हैं और लगातार वो चूँकि ज़मीन पर सक्रिय रहते हैं और न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में कहीं भी दलितों के साथ किसी तरह का उत्पीड़न होता है तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पर वो उनके साथ पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई देते हैं। तो इस रूप में चंद्रशेखर आज़ाद की एक सामाजिक और एक राजनीतिक हैसियत बनने लगी है और इसी हैसियत का लाभ उठाकर अखिलेश यादव उनको अपने साथ लेना चाहते हैं। ये एक नई परिस्थिति बनी है। और चंद्रशेखर आज़ाद भी जिस तरह से पिछड़ों के मुद्दे पर, ख़ास तौर पर अभी हाल में जब बिहार में चूँकि जातीय जनगणना शुरू हुई और उसके बाद ही उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट करके और ये जताने की कोशिश की कि वो पिछड़ों की लड़ाई में भी उनके साथ हैं और वो पिछड़ों और दलितों की लड़ाई को एक मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। और इस रूप में चंद्रशेखर आज़ाद अपनी एक भूमिका बना रहे हैं, पिछड़ों के नेता भी हैं, वो दलितों के नेता भी हैं और नौजवानों की एक उम्मीद के तौर पर वो देखे जा रहे हैं। तो इस रूप में और उन्होंने कई बातें की है। उन्होंने कहा है कि हम ओबीसी आरक्षण की लड़ाई में हम पिछड़ों भाइयों के साथ हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने जब अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी तो उसको ट्वीट किया था और ट्वीट करके ये जो तस्वीर आपने देखी ये उसी समय की तस्वीर है जिसमें अखिलेश यादव और चंद्रशेखर साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये ट्वीट करके उन्होंने कई बातें, उसके बाद जब मीडिया के संपर्क में आए तो उन्होंने कई बातें की और उन्होंने कहा कि विपक्षी एकजुटता के लिए वो जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और सरकार जो है, अभी मौजूदा सरकार जो है, बाबा साहब के संविधान के मुताबिक वंचित समाज को आरक्षण देने से इनकार कर रही है, साजिश रच रही है और इसलिए वो जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। और बिहार में जब जातीय जनगणना हो सकती है तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकती है। इस तरह का एक उन्होंने लोगों के सामने, मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी और ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखावा तो करती है कि वो दलितों और पिछड़ों के साथ है, लेकिन अगर दलितों और पिछड़ों के साथ है तो जातीय जनगणना क्यों नहीं कर रही है और जातीय जनगणना से क्यों मुँह चुरा रही है, ये सवाल उनका था। और इसको लेकर वो कह रहे हैं कि हम जनता के इस सवाल पर लोगों के बीच में जाने का एक रणनीति बना रहे हैं और संस्थाओं को, उन्होंने ये भी कहा है कि संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है, यानी संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी का अटैक है, जिस तरह से उनको प्रभाव में लेने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ भी उन्होंने बात रखी है और कहा है कि इन्हीं सब मसलों पर वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके पहले जब निकाय चुनाव को लेकर सरकार कोर्ट में चली गई थी, सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी, तब अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया था कि ये सरकार दलितों और पिछड़ों के खिलाफ साजिश कर रही है। तो एक तरह से दलित और पिछड़ों का जो
मसला है, दलित और पिछड़ों के आरक्षण का जो मसला है, उसका जो मुद्दा है, इसको ये दोनों नेता एक साथ पकड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इस समाज को अपने प्रभाव में लेना चाह रहे हैं, इस समाज के साथ अपना एक तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आज़ाद की तिकड़ी देखा जाए तो एक अलग अलग समाज पर प्रभाव रखने वाली पार्टी है। और 2022 के चुनाव में भी यही हुआ था। उन्होंने जब ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लिया था तो राजभर जो है, चूँकि पिछड़ों की राजनीति लंबे समय से और बहुत ही मुखर राजनीति करते रहे हैं, अति पिछड़ों की बात करते रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो राजभर समाज और उनके साथ जो सबकास्ट जुड़े हुए हैं, उनके साथ जो अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण और उनके जो हकों को मारने की कोशिश हुई है, उसके खिलाफ में वो मुखर आवाज़ उठाने वाले नेता के तौर पर उभरे हैं। और उनके साथ अखिलेश यादव ने समझौता करके एक 2022 के चुनाव में एक करिश्मा दिखाया था। 2022 के चुनाव में उसका उनको लाभ भी मिला था। इसका लाभ सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी को भी हुआ था, क्योंकि उनकी 6 सीटें फिलहाल इसी की वजह से हुई क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल में थे। तो उन्होंने 6 सीटों पर 6 विधायक उनके यहाँ जीत कर आए हैं। और ये फिलहाल जो समीकरण है, इस समीकरण को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव अब 2024 की लड़ाई में जुटे हैं। और 2024 की लड़ाई में ये सवाल अभी एक बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि मायावती का जो 2022 के चुनाव में जिस तरह से पतन हुआ, या कांग्रेस का जिस तरह से कांग्रेस के आधार में गिरावट आई, क्योंकि प्रियंका गांधी के बहुत ही सक्रिय होने के बावजूद जो कांग्रेस को नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में, इन सब पर अखिलेश यादव की नज़र है। वो जो नया वोटर वर्ग उनके साथ खड़ा हुआ है 32% वोटों के रूप में, जो 22-24% वाली, अधिकतम 24% वोट लाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में 32% वोट आने का मतलब था कि कुछ नए समाज ने अखिलेश यादव से अपना एक नाता जोड़ा, उनसे एक उम्मीद जोड़ी। उसी उम्मीद को आगे बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो नेता हैं जो उनके पक्ष में खड़े हैं, इसके अलावा उनकी नज़र राहुल गांधी पर भी है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में तो राहुल गांधी के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। जब उनसे सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई आप भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे हैं कि नहीं, तब उन्होंने बहुत ही तीखा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और लेकिन जब बाद में उनको सचमुच निमंत्रण मिला, तब उन्होंने एक तरह से उस यात्रा के प्रति उनकी शुभकामनाएं दी। हालांकि वो यात्रा में शामिल नहीं हुए, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने भी जिस तरह की बात की अखिलेश यादव के बारे में, राहुल गांधी ने कहा कि अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में अपनी एक हैसियत है, अपनी एक पहचान है, अपना एक उनका आधार है, उस आधार से मैं इनकार नहीं करता। तो उसके बाद अखिलेश यादव के रुख में भी थोड़ा नरमी आई है राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर। और निश्चित रूप से आने वाले समय में 2024 के चुनाव में आपको दिखाई देगा कि कोई टैक्टिकल पार्टनरशिप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में बन सकती है। क्योंकि राहुल गांधी ने जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी केरल से, कन्याकुमारी से, तब उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उत्तर प्रदेश में के लिए हमारी एक नई नीति है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और उनकी रणनीति शायद यही है कि जो क्षेत्रीय दल जहां मजबूत हैं उनको डिस्टर्ब न किया जाए। तो मुमकिन है कि समाजवादी पार्टी को वो अधिक डिस्टर्ब न करें, यानी समाजवादी पार्टी के साथ एक जैसा समझौता पहले भी होता रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच में अगर समझौता हो न हो, लेकिन समाजवादी पार्टी रायबरेली और अमेठी में वो अपने उम्मीदवार खड़ी नहीं करती थी। तो इस तरह का एक समझौता हो सकता है कि कांग्रेस कुछ सीटों पर जो अपने मजबूत कैंडिडेट उतारे, उसके बदले में समाजवादी पार्टी वहां से अपने कैंडिडेट न दे। एक तालमेल सामने आ सकता है। राहुल गांधी के लिए अखिलेश यादव की ये रणनीति है। और जहां तक बसपा का सवाल है, चूंकि बसपा ने समाजवादी पार्टी को 2019 के चुनाव के पहले झटका दिया था। 2019 के चुनाव में दोनों ताल मिल करके चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में मायावती ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया और कुछ आक्षेप भी लगाए। तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बसपा के कुछ दिग्गज नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया है।
और इसके पहले भी अगर देखा जाए तो 2022 के चुनाव के पहले भी बसपा के कुछ बड़े नेता जैसे बलिहारी बाबू को समाजवादी पार्टी में जगह मिली। हालांकि उनके बेटे का नाम की चर्चा हो रही थी कि उनको आजमगढ़ से चुनाव लड़ाएंगे, पहले उनको हुआ कि विधान परिषद में भेजेंगे, तो कई तरह की चर्चाएं हुई लेकिन उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। लेकिन देखा यह गया कि 2022 के चुनाव के समय अखिलेश यादव ने दलितों को अपनी तरफ खींचने के लिए कई तरह के उपाय किए। उन्होंने अपने नेता इंद्रजीत सरोज को भी काफ़ी महत्व दिया और उनको भी एक आगे बढ़ाया, और भी उदा देवी पासी की जयंती मनाकर और उनको एक तरीके से उनके लिए कार्यक्रम करके अखिलेश यादव ने दलितों को, फिर लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें अम्बेडकरवादी और जमा हुए, उसको भी अखिलेश यादव ने संबोधित किया। तो इस तरह के दलितों को रुझाने के लिए और जो अम्बेडकरवादी संगठन हैं उनके साथ तालमेल बैठाने के लिए अखिलेश यादव लगातार सक्रिय दिखाई देते रहे हैं। तो उनकी कोशिश यही है कि वो मायावती को जो झटका लगा है दलितों का, चूँकि उनके वोट प्रतिशत में काफ़ी गिरावट आई 2022 के चुनाव में, तो उन वोटों पर अखिलेश यादव की नज़र है, उसको वो अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं। 24 के चुनाव में वो वोट उनके साथ कैसे सुरक्षित रहे और संरक्षित रहे, इसके लिए वो लगातार कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद से उनका जो नया तालमेल दिखाई दे रहा है, इसी दिशा में एक बड़ी कोशिश के तौर पर उसको देखा जा सकता है। इसके अलावा 2024 के जो समीकरण होंगे उसमें केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ में चूंकि एक बड़े गोलबंदी सामने दिखाई देगी बड़े विपक्षी दल के नेताओं की, और उसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका होगी, उसमें ममता बनर्जी की बड़ी भूमिका होगी। तो इन दोनों बड़े नेताओं के साथ भी अखिलेश यादव के अच्छे और करीबी रिश्ते हैं। उसके जरिए भी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक प्रभावी भूमिका में दिखाई देंगे, क्योंकि जब नीतीश कुमार उनको समर्थन करने की बात करते हैं, जब ममता बनर्जी उनको उत्तर प्रदेश में साथ दे रही हैं, 22 के चुनाव में भी उनके साथ दिखाई दी थी, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में इन दोनों दलों का समर्थन भी एक तरीके से अखिलेश यादव के साथ दिखेगा। और निश्चित रूप से उनका जो यहाँ पर कैडर है जनता दल यूनाइटेड का या तृणमूल कांग्रेस का, उस कैडर का सहयोग भी अखिलेश यादव को थोड़ा बहुत साथ देगा। कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके जो एक घड़ा भरता है उसकी कोशिश करते हुए अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। और यही एक परिवर्तन अखिलेश यादव की राजनीति में दिखाई दे रहा है कि 2024 के चुनाव में वो ऐसे ही छोटी छोटी बातों को महत्व देकर, छोटे छोटे समूहों को अपने साथ लेकर अपना आधार बनाए रखना चाहते हैं, ताकि वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सके। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।